हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गुप्त काल एक स्वर्ण काल है, इसका अध्ययन करेंगे। कहते हैं गुप्त युग को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। गुप्त काल जो है भारतीय सत्ता संस्कृति का अत्यधिक विकास हुआ। ठीक है, यानी कि गुप्त काल में भारतीय सत्ता संस्कृति का अत्यधिक विकास हुआ। कहते हैं कि इतिहास में कुल ऐसे कालखंड होते हैं जिसका मूल्यांकन इतिहासकार स्वर्ण युग के रूप में करते हैं। अर्थात इतिहास का एक ऐसा काल जो अपने विकास के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हो, माने ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो अपने विकास के लिए, अथवा जिस कालखंड में विकास के एक समस्त रूपों को व्यवहारिक रूप से व्यवस्थित किया गया हो एवं मानवीय समाज को आह्लादित करता हो, ऐसा काल स्वर्ण काल कहलाता है। कहते हैं कि ये जो स्वर्ण काल की जो अवधारणा है यह एक पश्चिमी विचार इतिहासकारों की अवधारणा है। कैसे? कहते हैं पश्चिमी इतिहासकारों ने प्राचीन यूनानी साम्राज्य और ब्रिटिश काल के एलिजाबेथ के काल को स्वर्ण काल के रूप में गिना है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में उसने भारतीय इतिहास में भी स्वर्ण काल की खोज की। तो उस खोज के क्रम में उन लोगों को गुप्त काल एक ऐसा काल लगा जिसे स्वर्ण काल के रूप में गिना जा सकता है। अब जब इसका हम लोग अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि वास्तव में गुप्त काल स्वर्ण काल की कसौटी पर पूर्ण रूप से खरा उतरता है, क्योंकि इसने अपने सभी क्षेत्रों को सुव्यवस्थित रूप से विकास का काम किया है। जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, व्यापार हो, आर्थिक क्षेत्र हो, धार्मिक हो, नैतिकता हो, ठीक है, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, कला एवं साहित्य, इन सभी क्षेत्रों का काफ़ी अधिक विकास हुआ जो भारतीय सत्ता संस्कृति को वर्तमान में भी प्रभावित करने का काम कर रहा है। तो ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है गुप्त काल एक स्वर्ण काल है, उसका हम लोग करके एक एक करके अध्ययन करने का काम करेंगे। ठीक है, गुप्त काल एक स्वर्ण काल। सबसे पहला पॉइंट है हम लोग के लिए योग सम्राटों की श्रृंखला। क्या है? योग सम्राटों की श्रृंखला। कहते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में या कह सकते हैं पूरे भारतीय इतिहास में, उत्तर भारत के इतिहास में मुगल काल को छोड़कर किसी भी वंश में इतने बेहतरीन शासक आपको देखने को नहीं मिलेगा। मौर्य साम्राज्य में भी हम लोग देखते हैं तो मात्र 3 ही शासक फेमस होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि यहाँ पर आपको गुप्त काल में आपको बहुत सारे शासक फेमस होते हैं जो गुप्त साम्राज्य को व्यवस्थित एवं सुव्यवस्थित करने का काम करते हैं। आइए देखते हैं नाम हम लोग। चंद्रगुप्त प्रथम। कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने व्यवहारिक, कूटनीतिक एवं राजनीतिक हथियार से इन्होंने गुप्त साम्राज्य को वास्तविक स्वरूप देने का काम किया, यानी कि इन्होंने गुप्त साम्राज्य का प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले शासक होंगे। यानी कि इतिहासकार इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। और गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र होगा समुद्रगुप्त, जिसे इतिहासकार भारत का नेपोलियन कहते हैं, जिसका आपको समीकरण है 9/12, जो इतिहास में काफ़ी फेमस है। कहते हैं कि इसने आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया तथा दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित करके एक विस्तृत साम्राज्य बनाने का काम किया, यानी कि गुप्त साम्राज्य को एक विस्तृत रूप देने का काम किया। अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका जो काल है यह आपको फाहियान और इनके नवरत्न के लेकर काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये चूंकि इन्होंने शकों को पराजित किया था और विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया था, यही कारण है कि भारतीय इतिहास में इसका इन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो काल है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि फाहियान ने इनके शासनकाल का बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्णन करने का काम किया है। और बाकी जो काम है इनके नवरत्न के द्वारा किया जाएगा, जो साहित्य, कला, स्थापत्य के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो हम लोग साहित्य एवं कला के विकास में अध्ययन करेंगे। कुमारगुप्त। कहते हैं कुमारगुप्त का जो अभिलेख है वह गुप्त काल में सबसे ज़्यादा इसके अभिलेख मिले हैं, लगभग 18 अभिलेख मिले हैं। तो इन अभिलेखों के माध्यम से कुमारगुप्त काफ़ी फेमस भी है, और कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना भी करने का काम कुमारगुप्त के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। अस्कंदगुप्त।
जिसे भारत का रक्षक भी कहा जाता है और गुप्त वंश का अंतिम योग सम्राट एवं महान शासक भी कहा जाता है। यानी कि देख रहे हैं हम लोग एक एक करके 5 महत्वपूर्ण शासक हैं यहाँ पर। कितने? 5 महत्वपूर्ण शासक है जो इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। अपने आप में सब एक क्या है? योग है। देख रहे हैं इतनी बेहतरीन योग सम्राटों की श्रृंखला आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। अब आते हैं अगला मूल पॉइंट, राजनीतिक एकता की स्थापना। राजनीतिक एकता की स्थापना कहते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद बहुत सारे वंशों ने आपको भारत को एक करने का काम किया, कुषाण सातवाहनों ने भी। लेकिन वास्तविक रूप से अगर मौर्यों तक पहुंचने का काम किया तो वो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा ही किया गया। कहते हैं 500 वर्षों के बाद, लगभग 500 वर्षों के बाद गुप्त वंश के शासकों ने फिर से एक विस्तृत भारत का निर्माण किया। कितने? लगभग 500 वर्षों के बाद। और कहते हैं इन्होंने 300 वर्षों तक की राजनीतिक एकता फिर से स्थापित कर डाली, क्योंकि इनका जो समय काल रहेगा 240 से 550 ईस्वी, देख रहे हैं, तो लगभग इन्होंने 300 वर्षों तक अबाध रूप से उत्तर भारत पर शासन किया। यानी कि जो भारत में राजनीतिक एकता अखंडता की कमी पड़ गई थी उसको फिर से इन्होंने एक कर दिया, यानी कि फिर से राजनीतिक एकता की स्थापना कर दी। अब आते हैं तीसरा मूलभूत पॉइंट है विदेशी शासन की समाप्ति। क्या है? विदेशी शासन की समाप्ति। मौर्य साम्राज्य के पतनोपरांत आपको कुषाण, शक, पहलव, इंडो-ग्रीक बहुत सारे आक्रमण भारत पर होंगे। तो इन लोगों ने भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार भी कर लेंगे। लेकिन गुप्त साम्राज्य क्या करेंगे? गुप्त साम्राज्य के जो शासक होंगे गुप्त काल में, इन लोग क्या करेंगे? विदेशियों को फिर से बाहर खदेड़ने का काम करेंगे या उनको सारे क्षेत्रों को जीतकर उन लोगों को भारतीय सत्ता संस्कृति में मिलाने का काम करेंगे। यानी कि उनका कह सकते हैं एक प्रकार का अस्तित्व ही मिटाने का काम करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? भारत पर जो विदेशी शासन था उसका अंत हो जाएगा। देख रहे हैं कुषाणों एवं शकों को समाप्त करके भारत से विदेशी शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। भारत से विदेशी शासन की समाप्ति कर दी। ठीक है। अगला है कुशल प्रशासन एवं आर्थिक समृद्धि। गुप्त साम्राज्य काफी शांतिपूर्ण साम्राज्य था। कहते हैं कि जिस काल में, जिस साम्राज्य में शांति हो वहाँ व्यापार का काफ़ी अधिक विकास होता है, व्यापार वाणिज्य का विकास काफ़ी अधिक होता है। देशी व्यापार हो या विदेशी व्यापार हो, काफ़ी उन्नति पे होता है। ठीक है। तो जो गुप्त साम्राज्य शांति व्यवस्था काल में थे उस समय गुप्त का आर्थिक उन्नति काफ़ी हुई। ठीक है। कहते हैं इनका जो व्यापार था, विदेशी व्यापार, यह गुप्तों के पक्ष में था। यही कारण है कि इन लोगों की आमदनी काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी और सोने का भंडार बढ़ता चला जाएगा। तभी तो हम लोग पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में सबसे अधिक सोने के सिक्के किस शासकों ने जारी किए थे? तो सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने आपको जारी करने का काम किया था। तो सबसे अधिक सोने के सिक्के, आपको पता है सबसे अधिक सोने के सिक्के कैसे होंगे? जब तक आपका व्यापार का विकास नहीं होगा, आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, तब तक आप सोने का उपार्जन नहीं कर सकते हैं। तो इस सारी पॉइंटों को देखते हुए हम लोग इस बात के निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गुप्तों का व्यापार काफ़ी विकसित था। ठीक है। देशी एवं विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। विदेशी व्यापार आपको जहाँ पूर्व में व्यापार, जहाँ क्या कहते हैं उसको, बंदरगाह थे ताम्रलिप्ति जो बंगाल की खाड़ी में था, और पश्चिम में भरौच और अरब सागर, जहाँ से होकर भारत के विदेशी व्यापार होते थे, गुप्तों का विदेशी व्यापार। ठीक है। यही नहीं, इसमें आपको सबसे ज़्यादा ये वाला एरिया काफ़ी महत्वपूर्ण था, ताम्रलिप्ति का बंदरगाह, जिससे आपको दक्षिण पूर्वी देशों के साथ गुप्तों का व्यापार काफ़ी उन्नत अवस्था में था। और ये कहते हैं कि लोगों ने सप्ता संस्कृति का भी प्रचार करने का काम किया,
जो आगे चलकर विस्तृत भारत का निर्माण भी करेगा, बृहत भारत का निर्माण। अगला मूल पॉइंट है हम लोग का नैतिकता। गुप्तकालीन जो लोग थे वह सदाचारी थे। क्या थे? सदाचारी थे, शिष्ट थे, सत्यवादी थे, सात्विक थे, ईमानदार, उदार एवं अतिथियों का सत्कार करने वाले थे। कहते हैं गुप्त काल के लोग इतने ईमानदार थे कि लोग घरों के दरवाजे में ताले नहीं लगाते थे और अतिथि का तहे दिल के साथ स्वागत करते थे। कहते हैं फाहियान जब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था तो उन्होंने कहा, अपने विवरण में लिखा है कि मध्य भारत के जो लोग थे काफ़ी खुशहाल थे, ठीक है, काफ़ी सुखी संपन्न थे और लोग यहाँ मांस मछली खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करते थे, यानी कि इतने सात्विक थे और काफ़ी सुखी संपन्न थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्तों का जो व्यवहार था काफ़ी उन्नत था, जो भारतीय इतिहास के लिए एक आदर्श का रूप धारण करेगा, क्योंकि यही एक आदर्श है जो किसी भी सत्ता संस्कृति को उन्नत बनाने का काम करता है, नैतिकता। क्या? नैतिकता। आपके पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो जाए, अगर आप नैतिक रूप से उन्नत नहीं है तो आप क्या नहीं होंगे? आप उन्नत नहीं कहे जाएंगे, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता की नीति। धार्मिक सहिष्णुता की नीति अगला हम लोग का मुख्य पॉइंट है, धार्मिक सहिष्णुता की नीति। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? वैष्णव धर्म के। लेकिन इतना होते हुए भी उन्होंने धर्म के आधार पर प्रजा के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। देख रहे हैं, धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण काल की कसौटी पर खड़ा उतरने का काम किया है। अगला मूल पॉइंट है हम लोग का साहित्य एवं कला का विकास। साहित्य एवं कला का विकास, ठीक है। कहते हैं अगर पूरा मूल रूप से देखा जाए तो साहित्य एवं कला का विकास गुप्त काल को वास्तविक में स्वर्ण काल की चौराहे पर खड़ा करने का काम करता है, क्योंकि यहाँ जो विद्वान होंगे गुप्त काल में एक से एक बेहतर विद्वान जो वर्तमान में भी काफी प्रसिद्ध है, जैसे कालिदास। कालिदास जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इनकी जो रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, तो ये सारी रचनाएं जो है आपको कालिदास को भारतीय इतिहास में जो कहते हैं ना कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, वो इनको दर्जा दिलाने का काम करता है। तो भारत के शेक्सपियर कालिदास। अगला है हरिसेन। हरिसेन प्रयाग परिस्थिति की रचना करके, जिसमें समुद्रगुप्त का क्या है विजयों का वर्णन है, अपने आप के इतिहास में नाम दर्ज कराने का काम करेंगे। विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस इनकी पुस्तक है, क्या? मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की भी कहानी है जो काफी प्रसिद्ध है। फिर अमरसिंह। अमरसिंह की पुस्तक है अमरकोश, जो काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें कहते हैं 12 प्रकार के कृषियों का भी वर्णन किया गया है। एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है कि अमरकोश में कितने प्रकार के कृषियों का वर्णन किया गया है, तो कितने प्रकार के? 12 प्रकार के कृषियों का वर्णन किया गया है। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जिसने दशमलव प्रणाली का विकास किया। उस समय के बेहतरीन गणितज्ञ होंगे और पृथ्वी की धुरी का पता करेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही साबित करने का काम किया था। और इनकी पुस्तक है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत। कहते हैं दशमलव प्रणाली का विकास नहीं होता तो आजकल जो हम लोग अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होता। तो किसकी देन है? ये आर्यभट्ट की ही देन है। बड़ा मिहिर, जो अपने जमाने के फेमस खगोलविद होंगे, खगोलविद, ग्रहों के बारे में बेहतरीन जानकारी रखते थे, ठीक है। भारवी,
शूद्रक जिनकी रचना है मृच्छकटिकम कटिकम। धन्वंतरी जो अपने ज़माने के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य होंगे, कहते हैं जो धनतेरस का त्यौहार है दिवाली से पहले हम लोग मनाते हैं, इनके जन्मदिन पे ही मनाते हैं, लेकिन आजकल के जो व्यापारी लोग हैं उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि धन्वंतरी के जो जन्मदिन है धनतेरस, उसको लोग आयुर्वेद के रूप में मनाना चाहिए ताकि इनका सम्मान किया जा सके। ये उस समय के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य आर्यभट्ट के बारे में हम एक बार विचार चुके थे, अभी बता देते हैं। इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वास्तविक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो वास्तविक स्वरूप है उन्होंने बताने का काम किया था, और जो अंधविश्वास है उनको भी दूर करने का काम किया था। ब्रह्मगुप्त, जिसे भात का क्या कहते हैं हम लोग, न्यूटन ने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। उससे बहुत साल पहले, लगभग 14 साल पहले ही आपको ब्रह्मगुप्त ने यह साबित किया था कि पृथ्वी के ऊपर कोई भी वस्तु फेंकेंगे तो नीचे आएगी ही आएगी। यह पृथ्वी का क्या है, यह गुण है, जिसे सिर्फ न्यूटन ने उसे आपको गुरुत्वाकर्षण का नाम देने का काम किया था। यानी कि उससे पहले ही ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर डाली थी। अगला मूल पॉइंट है बृहत भारत की स्थापना। क्या है, बृहत भारत की स्थापना। यहां बृहत भारत की स्थापना का मतलब हो गया उपनिवेश। क्या हो गया, उपनिवेश। जो दक्षिण पूर्वी देशों के हम लोग पढ़ रहे थे, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से व्यापार होता था दक्षिण पूर्वी देशों से, तो उसमें जो देश है इंडोनेशिया का जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, मलाया, बोर्निया आदि जो देश है, इन देशों से गुप्तों का व्यापार काफ़ी अधिक होता था, और व्यापार के कारण यहाँ पर हिंदू सभ्यता संस्कृति का काफ़ी अधिक विकास हो गया था। और इतना ही नहीं, इस विकास का ही कारण था कि भारत एक हिंदू प्रधान देश होते हुए, भारत में हिंदू की संख्या अधिक होते हुए भी, भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है। यह आपको एग्जाम में सवाल भी किया गया, कंबोडिया में जो दुनिया के सबसे बड़ी हिंदू मंदिर है उसमें किस भगवान की मूर्ति है, तो किसकी मूर्ति है, भगवान विष्णु की। अब देख लीजिए भारत क्या है, भारत में लगभग 1 अरब हिंदू रहते हैं, 1 अरब से ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हमारा धर्म से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर है कहाँ है, कंबोडिया में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हिंदू सभ्यता संस्कृति का काफ़ी अधिक विकास हुआ था। और यही नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय उपनिवेश के रूप में लोग काम करेगा। भारतीय उपनिवेश के बाद में भले ही हम लोग अंग्रेजों के उपनिवेश हो गए, लेकिन इससे पहले भी हमारे उपनिवेश थे, ठीक है, लेकिन हम लोग का जो व्यवहार था वो अंग्रेजों के व्यवहार से अलग था। अंकोर वाट मंदिर जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, इसके ही समरूप दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा है आपको बिहार के पश्चिम चंपारण के केसरिया में। बिहार के पश्चिम चंपारण के केसरिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा है, जिसका नाम है रामायण मंदिर। क्या मंदिर, रामायण मंदिर। नोट करेंगे, कहते हैं इसका भी नाम अंकोर वाट ही रखा जा रहा था, लेकिन कंबोडिया की सरकार ने इसे रोकने का काम किया, जिसे इसका नाम रामायण मंदिर कर दिया गया। अगला है हम लोग का हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। गुप्त काल से पहले भारत में बौद्ध धर्म का काफ़ी अधिक विकास हो गया था। कहते हैं लोग बौद्ध धर्म के प्रति इतना अधिक आकर्षित हो गया था कि हिंदू धर्म का समझे कि यह अंतिम कगार पर था। लेकिन जब गुप्तों का शासन शुरू हुआ तो इन्होंने हिंदू धर्म को फिर से क्या किया, उठाने का काम किया, क्योंकि गुप्त के जितने भी शासक हैं वो सभी वैष्णव धर्म के ही अनुयायी थे। देख रहे हैं, गुप्त शासक किसके धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और इन लोगों ने संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया, क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जो हिंदू धर्म
अपने पतन के काल पर था, तो ब्राह्मणों ने उसमें सुधार करके फिर से बौद्ध धर्म के समीप लाने का काम किया और वैदिक कर्मकांडों अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करके हिंदू धर्म को क्या किया, पुनः सतर्क बनाने का काम किया। कहते हैं आगे चल करके हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब बौद्ध धर्म में महायान शाखा संस्कृत को अपनाएगा और उसमें कर्मकांड आएंगे तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में अंतर ही नहीं रहेगा। इस पर आगे जब देखेंगे कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक ही हो जाएगा, तो बौद्ध धर्म का भारतीय इतिहास से क्या हो जाएगा, लगभग पतन ही हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में इसकी जनसंख्या मात्र 1 अरब के आसपास ही है, 1 करोड़ के आसपास ही है, सॉरी। अब जो मूल पॉइंट है अगला देखेंगे हम लोग, भारत में मंदिर बनाने का जो शुरुआत हुआ था वो गुप्त काल से ही हुआ था, क्योंकि इससे पहले हम लोग को मंदिर का निर्माण का साक्ष्य नहीं मिला। भारतीय इतिहास में मंदिर निर्माण का साक्ष्य आपको गुप्त काल से ही प्राप्त होता है, जिससे हिंदू धर्म के प्रति लोगों के क्या बढ़ेगी, निष्ठा बढ़ेगी। तो इतिहासकारों के अवधारणाओं के अनुरूप हम लोगों ने अध्ययन किया है कि गुप्त काल एक स्वर्ण काल है, उसको हम लोगों ने एक एक पॉइंट के रूप में देखा है। तो भारतीय इतिहास में आप जितनी भी सप्ताह संस्कृति का अध्ययन करेंगे, सभी के आधार पर आपको यह निश्चित इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वास्तव में गुप्त काल एक स्वर्ण काल था, क्योंकि इसने अपने सभी क्षेत्रों में एक संपूर्ण विकास करके वास्तविक में स्वर्ण काल की कसौटी पर खरा उतरने का काम किया था।